हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा था, इट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और आपको इक्वेशन मिला था आई, करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब आज के क्लास में हम लोग कंडक्टर्स के बारे में जानेंगे। क्या है कंडक्टर्स? किन सबस्टांसेस से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है? क्या एक प्लास्टिक रॉड से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है? क्या एक प्लास्टिक रॉड में इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है? जवाब है नहीं। फिर क्या सूखा हुआ लकड़ी, क्या उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है? जवाब है नहीं। कॉपर का वायर, हाँ, कॉपर वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है। फिर एल्यूमिनियम वायर, आयरन, इन सब से जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है। तो ऐसे सबस्टांसेस जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है, ऐसे सबस्टांसेस जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, वैसे सबस्टांसेस को हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। ओके, कंडक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स: सारे मेटल्स, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये मैं बता रहा हूं आगे। फिर ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल बॉडी और अर्थ, ये सब जो है इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं। इन सब से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है। तो ऐसे सबस्टांसेस को कंडक्टर कहा जाता है। और ऐसे सबस्टांस जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है उन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। इंसुलेटर, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, इन सब से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकता है, तो ऐसे सबस्टांसेस को इंसुलेटर कहा जाएगा। ओके, कंडक्टर्स से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, इंसुलेटर्स से क्यों नहीं? क्या मैकेनिज्म है करंट फ्लो होने का? याद कीजिए, फ्लोइंग चार्जेस कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ये डायलॉग आपको याद होगा, फ्लोइंग चार्जेस कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। और इससे पहले एक और डायलॉग आपको बताया गया था, इफ देयर इज इलेक्ट्रिसिटी देयर आर फ्लोइंग चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी है तो जरूर वहां पर चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे, और यदि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। तो क्लियर है कि किसी सबस्टांस में इलेक्ट्रिक करंट मिले, इसके लिए उस सबस्टांस से चार्जेस फ्लो करने चाहिए। अब चार्जेस होते क्या है? क्या चार्जेस खुद अपने आप में कोई पार्टिकल है? जवाब है नहीं। चार्जेस अपने आप में पार्टिकल नहीं है, किसी पार्टिकल पे चार्ज आ सकता है। ओके, किसी पार्टिकल पे चार्ज आ सकता है। वैसे कल तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पहले ही से। हाँ, बिल्कुल सही बताया था मैंने। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, लेकिन और भी तो पार्टिकल्स हैं, जैसे एटम। एटम भी तो अपने आप में एक पार्टिकल है। कोई मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल भी अपने आप में एक पार्टिकल है। आयंस, आयंस भी अपने आप में एक पार्टिकल है, जैसे कि Na+ आयन हुआ, Cl- आयन हुआ, Cu2+ आयन हुआ, Zn2+ आयन हुआ। ये भी तो अपने आप में पार्टिकल्स हैं, राइट? तो यदि जिंक एटम है तो एटम के पास तो चार्ज नहीं होता है, लेकिन यदि जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इस पर चार्ज आ जाता है। 2+ चार्ज आप लोग जानते हैं, राइट? जिसे हम लोग बोलते हैं Zn2+ आयन।
ओके, तो पार्टिकल्स के पास चार्ज हो सकता है, जैसे पार्टिकल्स के पास मास होता है उसी तरीके से पार्टिकल्स के पास चार्ज हो सकता है। ओके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास पहले से चार्ज होता है, ठीक है, लेकिन एटम्स के पास नेट चार्ज 0 होता है, क्योंकि एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं। इस कारण से उनमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज परफेक्टली बैलेंस्ड होता है। ओके, और इस कारण से एटम्स न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तब वो एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो वो एटम निगेटिवली चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे कि सोडियम एटम की बात करें हम लोग, Na एटम, इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें तो ये होता है 2,8,1, और नॉर्मली ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखता है। तो सोडियम एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तब 11 प्रोटॉन था और 11 इलेक्ट्रॉन था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है परफेक्टली बैलेंस्ड थे। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है, तब 11 प्रोटॉन है यानी 11 प्लस पॉजिटिव चार्ज है, और 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं यानी 10 माइनस नेगेटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज क्या मिला? 1 प्लस। तो इस कारण से अब सोडियम एटम पर आ गया है चार्ज, और अब इसे हम लोग एटम नहीं कहते हैं, आयन कहते हैं, Na प्लस आयन। ओके, तो ये जो है चार्ज्ड पार्टिकल है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्लोरीन एटम की। इसमें 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। इसकी टेंडेंसी होती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो क्लोरीन एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो 17 प्रोटॉन तो पहले से था, 17 इलेक्ट्रॉन भी पहले से था, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसे मिलता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन, 18 निगेटिव चार्ज और 17 पॉजिटिव चार्ज, तो नेट चार्ज मिला 1 माइनस। तो इसे हम लोग बोलते हैं Cl माइनस आयन। अब सवाल आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि सर क्या इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है कोई एटम, या इलेक्ट्रॉन ही गेन कर सकता है? क्या प्रोटॉन लूज या गेन नहीं कर सकता है? जवाब है नहीं। हर एक एटम में उसका अपना एक न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिक्स होते हैं, बहुत कम वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होते हैं, और वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो है रिवॉल्व करते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके एटम के बाहर आ सकते हैं, या फिर कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। और जब भी कोई एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो वह कुछ एनर्जी रेडिएट करता है। ओके, क्योंकि एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा था, और एटम में आने के बाद जब वो एटम के किसी ऑर्बिट में आकर के सर्कुलेट करने लगता है, रिवॉल्व करने लगता है, तब उसका एनर्जी जो है वो कम हो जाता है, तब वो इलेक्ट्रॉन कुछ अस्टेबल हो जाता है, इसलिए वो एनर्जी रेडिएट करता है। ओके, तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है। प्रोटॉन वो लूज नहीं कर सकता है, प्रोटॉन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ओके, अब हम कहाँ थे? वापस यहाँ जाइए। फ्लोइंग चार्जेस कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं क्या बता रहा था कि किसी सबस्टांस में इलेक्ट्रिक करंट मिले, इसके लिए उससे चार्ज्ड पार्टिकल्स फ्लो करने चाहिए। ओके, और चार्ज्ड पार्टिकल्स उसके पास, यदि उस सबस्टांस के पास फ्री होगा तो फ्लो करेगा, और यदि बाउंडेड होगा तो फ्लो नहीं करेगा। बाउंडेड होगा कहने का मतलब, हाँ, सबस्टांसेस में, कुछ सबस्टांसेस में ऐसा होता है कि उनमें जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, वो केमिकल बॉन्डिंग या मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस कारण से वो उस सबस्टांस के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। तो वैसे चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग बाउंडेड चार्ज पार्टिकल्स कहेंगे, और इस कारण से वैसे सबस्टांसेस में इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करता है। ओके, लेकिन जिन सबस्टांसेस के पास फ्री चार्ज कैरियर्स हो, फ्री चार्ज कैरियर्स कहने का मतलब क्या? फ्री चार्ज
कैरियर्स। तो यदि किसी सबस्टांस के पास फ्री चार्ज कैरियर्स हो, कहने का मतलब उस सबस्टांस के पास ऐसे चार्ज पार्टिकल्स हो उस सबस्टांस के पास ऐसे चार्ज पार्टिकल्स हो जो मूव करने के लिए फ्री हो, तो वैसे चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग फ्री चार्ज कैरियर्स कहेंगे। और यदि किसी सबस्टांस के पास फ्री चार्ज कैरियर्स है, कहने का मतलब ऐसे चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि मूव करने के लिए फ्री है, तो वो सबस्टांस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, उस सबस्टांस में हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल सकता है। लेकिन यदि किसी सबस्टांस में फ्री चार्ज कैरियर्स ना हो तो उस सबस्टांस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक करंट हमें वैसे सबस्टांस में नहीं मिलेगा। जितने भी मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं, ह्यूमन एनिमल बॉडी, इन सबके पास चार्ज कैरियर है और इसलिए ये कंडक्टर्स हैं। लेकिन इंसुलेटर्स में फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है। ओके, अब शुरुआत करते हैं हम लोग मेटल्स से। मेटल्स के पास किस तरह के चार्ज कैरियर्स हैं? देखिए, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल के हेल्प से मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो इसमें 13 प्रोटॉन्स हैं और 13 इलेक्ट्रॉन्स भी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,3। अस्टेबल होने के लिए ये एल्यूमिनियम जो है अपने लास्ट सेल में ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, यानी लास्ट सेल में चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इस चक्कर में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। तो जरा सोचिए, यदि ये एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 2,8। और चूंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8 और इस पर चार्ज आ गया 3+। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसने खोया है, लूज किया है। ओके, अब यदि एल्यूमिनियम मेटल का एक सैंपल है, तो एक पीस हो एल्यूमिनियम मेटल का, तो उसमें क्या होगा? उसमें बहुत सारे Al3+ आयन्स होंगे। बहुत सारे Al3+ आयन्स जो है उसमें पैक्ड होंगे। ठीक है, Al3+ आयन्स आर पैक्ड। लेकिन अब आप लोग सोच रहे हो कि ये सब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जितने भी आयन्स हैं वो सबके सब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ये कैसे पैक रह सकते हैं? ये तो रिपेल करते होंगे एक दूसरे को, राइट? तो देखिए, सही बात है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को रिपेल करते होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कुछ पार्टिकल्स हो छोटे छोटे और उन सब को एक दूसरे से जोड़ना, तो हम गम का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आटा गूंथा जाता है, तो आटा क्या है? पाउडर है। उन पाउडर को यदि हम लोग ध्यान से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए, और जब उसमें पानी मिलाया जाता है तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ऐसा होता है। उसी तरीके से ये ध्यान दीजिए, Al3+ आयन्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत 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 छोटा है। यदि Al3+ आयन्स को हम लोग छोटे छोटे स्फीयर्स के रूप में हम लोग कंसीडर करें,
कांच का जो गोला होता है, गोली है ना, कंचा जिसे हम लोग कहते हैं या फिर मार्बल्स कहते हैं, तो यदि हम लोग आयंस को कांच के छोटे छोटे गोलियों के जैसा हम लोग एज्यूम करें, तो उनके कंपैरिजन में, उनके रिलेटिव में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल पानी की तरह, एक फ्लूइड की तरह कंटिन्यूअस अपीयर होंगे। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इन आयंस के बीच जो वैकेंट स्पेसेस हैं इनमें भर जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो है इन आयंस के बीच जो स्पेसेस हैं, वैकेंट स्पेसेस, इनमें भर जाते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे आयंस को एक दूसरे से बांध करके रखते हैं। ओके, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लूइड की तरह है, फ्लूइड की तरह है। ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लूइड की तरह है। फ्लूइड हम लोग किन्हें कह सकते हैं, जिनके पास फ्लो करने का टेंडेंसी। ये इलेक्ट्रॉन्स पानी की तरह है, पानी के पास फ्लो करने का टेंडेंसी होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो कि आयंस के बीच वैकेंट स्पेसेज में है, ये फ्लूइड की तरह है, यानी कि इनके पास फ्लो करने का टेंडेंसी है। राइट? क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स? नहीं। एक एल्यूमिनियम एटम के पास टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर देते हैं। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है इन्हीं के पास फ्लो करने का टेंडेंसी, और ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं इसमें, इस सैंपल में। ओके, तो उस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री होते हैं और उनके पास फ्लो करने का टेंडेंसी है। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे? पार्टिकल्स हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं तो ये क्या है? चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है, एंड फ्लोइंग चार्जेस कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। राइट? तो आप लोगों को समझ में आ गया मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करता है। राइट? अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की। सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स? देखिए, कंपाउंड्स को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें यदि पानी में घोला जाए, जिन्हें यदि वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो आयंस में टूट जाते हैं। जैसे कि कॉमन सा सोडियम क्लोराइड, इन्हें यदि डिसॉल्व किया जाए वाटर में तो ये Na+ आयन और Cl- आयन में टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। वही शुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये CO2+ आयन और SO4 2- आयन में डिसोसिएट हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से जब एक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोल करके कोई सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन को कहा जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में क्या पाए जाते हैं? आयंस पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में आयंस पाए जाते हैं। कहां से आ गए आयंस? यही जिस कंपाउंड को आपने डिसॉल्व किया वो डिसोसिएट हो गए आयंस में। क्या आ गए? आयंस। और आयंस क्या है? आयंस है चार्ज्ड पार्टिकल्स। आयंस क्या है? चार्ज पार्टिकल्स। ओके, आयंस जो है चार्ज पार्टिकल्स हैं, और अगेन ये चार्ज पार्टिकल्स जो है, जो आयंस हैं, वो सॉल्यूशन में मूव कर सकते हैं। ओके, सॉल्यूशन में ये चार्ज पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, और यदि ये मूव कर सकते हैं, इनके पास चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो इस कारण से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी की। तो इनमें कुछ मेटल्स भी होता है और कुछ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी में मेटल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस भी होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अर्थ में भी यही बात है, कुछ मेटल्स भी हैं और कुछ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी हैं। ओके, तो आप लोगों को कंडक्टिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्यों कोई सबस्टांस कंडक्टर हो सकता है। ठीक है, यदि किसी सबस्टांस के पास फ्री चार्ज कैरियर्स ना हो। ऐसे भी सबस्टांस हैं जिनमें चार्ज कैरियर्स फ्री नहीं होते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। ओके, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो वैसे सबस्टांस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। वैसे सबस्टांस को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। ओके, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं
कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम लोग असाइन करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक करंट को एक डायरेक्शन दिया जाएगा। वैसे ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लेते हैं, और नेगेटिव चार्ज का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अब जैसे देखिए सपोज कहीं किसी कंडक्टर में सपोज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ही है और उसमें लगातार Na+ आयंस जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन भी यही होगा। ठीक है, और सपोज Cl- आयंस जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। ओके, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट का भी डायरेक्शन वही होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट का डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। हमें मेनली मेटेलिक कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है, और मेटेलिक कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स क्या हैं? मेटेलिक कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे है नेगेटिव चार्ज। ओके, तो सपोज एक मेटेलिक कंडक्टर आप कंसीडर कीजिए, ये रहा, और इसके इस एंड से इस एंड की ओर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। ये रहा इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। इस तरीके से। ओके, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा, करंट का डायरेक्शन ये। ओके, तो ये था टॉपिक कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा। कंडक्टर्स में ऐसी क्या खास बात है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, और इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।